हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी एक्सेलरेट पे। और मैं आपका एडुकेटर मेंटर पीयूष महेश्वरी। आज आपको वैसे तो इंट्रोड्यूस कराना शब्द गलत है, पर फिर भी आपको एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करवाने लेके आया हूँ। और मेरे मेंटर विमल कुमार जायसवाल सर, मेरे लिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, ठीक है, पर मेरे लिए अपने लिए एक सम्मान की बात है। और दो तरह से सम्मान की बात है। एक तो अनअकैडमी की तरफ से कि अनअकैडमी ने मुझे चुना सर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, आप लोगों को सर के बारे में बताने के लिए, आपके क्वेश्चन सर से पूछने के लिए, और दूसरा अपने मेंटर के साथ में इंटरेक्शन करना लाइव प्लेटफॉर्म पे। और मेरे ख्याल से जायसवाल सर का पहला इंटरेक्शन होगा ये इस तरीके का यूट्यूब पे, तो मेरे लिए अपने आप में एक सम्मान की बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 सालों से मैं कोटा के अंदर पढ़ा रहा था और 1.5 साल से अनअकैडमी के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका स्टार एडुकेटर है, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। तो मैं अपने मेंटर से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, एचओडी विमल कुमार जायसवाल सर, वाइब्रेंट एकेडमी। एक बुक आप लोगों ने बच्चों जनरली देखी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। ये एक बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मेरे ख्याल से इसके बिना जेई की प्रिपरेशन जो है वो अधूरी है। हर बच्चा जो है वो इस बुक को लगाता है। हम खुद भी रिकमेंड करते हैं और साथ के साथ क्लासेस को क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो आज तक जो आपने नाम सुना था बच्चों, आप फेस टू फेस आज उनसे मिलने जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका अनअकैडमी पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपके साथ इंटरेक्शन करते हुए। थैंक यू पीयूष जी। माई सेल्फ वीके जायसवाल, co-founder, director, HOD of इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और थैंक यू पीयूष जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी विद योर स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। शुरू करते हैं आज बातों का सिलसिला, और वैसे तो अंत नहीं है बातों का। और आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप स्टूडेंट के क्वेश्चंस के थ्रू आपसे आपके बारे में जानने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सर चाइल्डहुड से। जैसे जनरली मैं एक छोटी जगह से था और बिजनेस बैकग्राउंड से था, और इस वजह से कभी शुरू में पढ़ाई का इतना लगा नहीं कि नहीं पढ़ाई करनी है या क्या है। खेलते थे, खेलते खेलते पढ़ते थे, नंबर आ जाते थे। तो मेरा बचपन तो कुछ इस तरीके से आगे निकला, पर जब कॉलेज में गए तब जाके लगा कि नहीं यार, और अच्छे से पढ़ना चाहिए लाइफ में और आगे करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। तो सर बच्चों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने चाइल्डहुड में मतलब किस तरीके से थे? स्टूडियस थे या मतलब गेम्स में ज़्यादा रुचि रखते थे? आपका बचपना कैसा था सर? पीयूष जी, मैं चाइल्डहुड में टॉपर तो नहीं था, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट ही था। और स्कूल में बस मेरी टॉप 3 में तो रैंक कभी आई नहीं। हाँ, टॉप 10 में जरूर था, कभी 4th आ जाती थी, 5th 6th रैंक आ जाती थी। और मैं भी बहुत छोटी जगह से ही हूँ, यूपी में एक जगह है लखीमपुर खीरी, वहीं से मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग जो है वो हुई। और उसके बाद हम लोग जो है खेल में, तो मैं काफ़ी रुचि थी और क्रिकेट में खेलता ही था अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्रिकेट कभी कभी हम इतना खेलते थे आधा दिन निकल जाता था, क्योंकि एक हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड था आलोक अवस्थी, तो उसके साथ हम लोग घर पे कंबाइंड स्टडी किया करते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि उसके घर के सामने छोटा ग्राउंड होता था, तो उस ग्राउंड में हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। लेकिन कभी कभी खेलने में इतना ज़्यादा आता था कि हम पढ़ाई करने आए थे और सारा दिन खेल में निकाल दिया। लेकिन हम लोगों की पॉजिटिव स्पिरिट ये होती थी, अगर शाम को फिर बैठ जाते तो फिर हम पूरा कंप्लीट करके ही उठते थे दोनों लोग। तो अगर जिस दिन हम खेलते थे तो उस दिन हम ज़्यादा पढ़ाई भी करते थे, ये था। और उसके बाद थोड़ा रुझान मेरा बैडमिंटन की ओर भी रहा, बैडमिंटन भी मैंने खेला। और फिर 10th क्लास में जब आया, तो 10th क्लास में जो है, उससे पहले मतलब हमने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि हमारे फादर का बिलीफ था कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। लेकिन 10th में मैथमेटिक्स की ट्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मैंने फादर से बोला, तो उन्होंने उसके लिए ओके बोला। तो मैंने 10th में ट्यूशन ली। तो उस पीरियड में पढ़ते गए, लेकिन यूपी बोर्ड से मैं था, तो यूपी बोर्ड में तो उस समय एक यही था कि आपको अच्छे परसेंटाइल लाना है, ये एक गोल होता था। तो फिर मैंने जब 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और पेपर अच्छे हुए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने स्कूल टॉप किया। अब मेरे को पता नहीं
लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि जो है असेंबली में मेरे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर मैंने स्कूल चेंज करके 12th दूसरे स्कूल से किया। और जब मैंने 12th किया तो 12th में एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के, और उन्होंने मतलब मेरे अंदर केमिस्ट्री का इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। मतलब पहले तो मैं केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा सोचता भी नहीं था 10th तक, लेकिन 12th में आके जब केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट सिंगल हुआ तो उनका पढ़ाने का जो मेथड था ना, उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और मेरा इंटरनली कैसे ही वो सब्जेक्ट की ओर रुझान हो गया। मैं बाद में मेरे को समझ में आया, और धीरे धीरे मेरे को केमिस्ट्री इतना अच्छा लगने लगा कि मैं केमिस्ट्री पढ़ते वक्त टाइम देखना ही भूल जाता था। अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ तो आराम से पढ़ता रहता था, कोई दिक्कत नहीं। तो 12th भी वैसे ही कंप्लीट हुआ, और 12th में लकली मेरा केमिस्ट्री में मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, इवन डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे। यूपी बोर्ड में उस समय केमिस्ट्री जैसे रामायण जैसी बुक होती थी। अब तो क्या है कि मान लीजिए कि 12th के क्लास में 11th का पूछा नहीं जाता। हमारे टाइम पे तो 11th 12th पूरा कंप्लीट आता था। यूपी बोर्ड तो सर पहले हार्ड भी काफी ज्यादा बताते थे, बहुत ज्यादा हार्ड होता था। आप ये समझिए कि वो पूरी रामायण जैसी बुक होती थी। हाँ। ठीक है, तो और उसको मतलब ये समझिए कि आपको जो है रिवाइज करने का पूरा समय नहीं मिलता था। अगर आपको सब कुछ याद है तो रिवाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, सिंगल डे में या इवन 2 दिन में भी आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद जो है फिर हमने 92 में जो है इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की। इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन जो हमने की तो उस पीरियड में मैंने एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग का, आईटी का दिया। उस समय हमारे यूपी में एमएलएनआर एक एग्ज़ाम होता था उस समय, अभी तो ये हो गया। दोनों एग्ज़ाम दिए लेकिन मैं सक्सीड नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि मेरी फिजिक्स बहुत पुअर थी, और फिजिक्स का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। और फिजिक्स इसलिए पुअर रही कि वैसा तो मेरे को थोड़ा सा फिजिक्स में मैं कमज़ोर भी था। और उस पीरियड में क्या हुआ कि 92 में आपको याद होगा तो राम जन्मभूमि जो आंदोलन चला, उस पीरियड में वो मतलब 1.5 से 2 महीने कोचिंग बन रही। जैसे ये कोरोना टाइम पे पेंडेमिक सीजन में इतना समय निकल गया, ऐसे ही मेरे को उस समय याद आ रहा। तो उस समय तो ऑनलाइन कोई सुविधा थी नहीं, बिल्कुल सही, घर में बैठ गए हम। और 2 महीने तक तो हमारी स्टडी बिल्कुल बंद रही। और उसके बाद जनवरी लास्ट में इंस्टीट्यूट खुला, फेब तक उन्होंने एनी हाउ कैसे भी सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन वो ऐसे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ था, ये मान लीजिए। तो फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन प्लस ये था कि उस पीरियड में मैंने जो है मेरे को लग गया था, फिर मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया था उसी साल, तो मेरा कोई ड्रॉप नहीं हुआ। और फिर मैंने ग्रेजुएशन की ओर रुख कर लिया, और मैंने फिर ग्रेजुएशन की कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया तो मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट इंटरेस्ट आ ही चुका था, डेवलप था। और आपका मेरे ख्याल से एक टारगेट चल रहा होगा कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इधर नहीं तो अपन केमिस्ट्री में आगे बढ़ते चले। नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन वो एक इंटरनल जो है जो था ना, वो इंटरेस्ट था। तो मतलब आप सोचिए ग्रेजुएशन में मैंने उस समय जेडी लियो मॉरिसन वाइट पढ़ ली थी, ये समझ लीजिए। मतलब वो सिलेबस का पूरी तो नहीं, क्योंकि उस पीरियड में जो था कि जो है सिलेबस तो जितना था उतना ही पढ़ते थे, सिलेबस का ही, राइट। तो जो है फिर मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई किया। मास्टर्स में एंट्रेंस हुआ, और एंट्रेंस में ये समझिए कि मैं अपने जिले से फर्स्ट वन था जो सेलेक्ट हुआ उस मास्टर्स के लिए। और उस समय तो मान लीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 90 सीट्स होती थी, उसमें बहुत बड़ी फाइट होती थी। तो मास्टर्स जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर हमारा एक फ्रेंड था मास्टर्स में, अनूप यादव, उसने सिविल की तैयारी शुरू की, हम दोनों ने मिलकर। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है सब्जेक्ट को चेंज कर लिया। उसने एंथ्रो और पब्लिक एड लिया, लेकिन मैंने जो है केमिस्ट्री को नहीं छोड़ा एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। और जब केमिस्ट्री को हम लेके पढ़ाई कर रहे थे तो उसी साल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आया सिविल सर्विसेज में। स्केलिंग के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपको जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉट होती है। तो वो भी एक केमिस्ट्री कोई ऑप्ट ही नहीं करता था, बहुत कम, मतलब मुश्किल से केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में जो सिविल सर्विस में सीट्स बहुत ही कम थी। तो
ये भी उस साल का ये कुछ ऐसा था। तो फिर मैंने कहा यार अच्छा, इसी पीरियड में मैंने क्या किया कि जो है मैं जब तैयारी कर रहा था तो इस पीरियड में मैंने 2 घंटे एक कोचिंग को देना शुरू कर दिया था लखनऊ में ही। तो मैं 2 घंटे देता था कोचिंग को, और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो उसमें कुछ अपनी सेल्फ अर्निंग भी हो जाती थी, और कहीं ना कहीं बीइंग एल्डर वन मेरे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो मैं उसको अपनी अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट कॉलम में एक भोपाल का IIT-JEE का इंस्टीट्यूट है, अच्छा, उसका केमिस्ट्री फैकल्टी की वैकेंसी देखी मैंने। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ, एक टीचिंग जो फ्लेयर था वो मेरे में डेवलप हो चुका था, क्योंकि वहाँ के जो कोचिंग के डायरेक्टर थे वो मेरे को एक बैच और देना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं दे सकता, मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी करता हूँ। तो लाइक दैट जब मैंने उसको फॉर्म उधर से कॉल आ गया, मैंने अप्लाई किया, उधर से कॉल आया तो मैंने जब वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया तो उन्होंने एक ही पॉइंट रखा कि आपको जो टॉपिक चूज करना है वो इनॉर्गनी का टॉपिक चूज करना है। तो मैंने इनॉर्गनी का टॉपिक लेके पढ़ा दिया, लेक्चर भी दे दिया, मैं सेलेक्ट भी हो गया। लेकिन फिर वो जो है, जब मैं फाइनल इंटरव्यू के लिए डायरेक्टर से इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला आपको इनॉर्गनी केमिस्ट्री पढ़ानी है। ठीक है, तो मैंने कहा सही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हो मेरे को फिजिकल या ऑर्गेनिक दे दे तो ज्यादा मैं बेटर फील करूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास ऑर्गेनिक और फिजिकल के तो टीचर हैं, और आपका CV इसी बेसिस पे शॉर्ट आउट हुआ है कि आपका मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो मेरे को लगा ठीक है, तो मैं जो है ना तो नहीं किया उस वक्त, और मैं घर आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी पीरियड में एक वांट्स और दिल्ली के इंस्टीट्यूट से निकली, मैंने उसको भी भर दिया, और उसको भी मैंने इंटरव्यू फेस किया, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। अब मैं इस दुविधा में जा रहा था कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, दिल्ली जाऊँ या भोपाल जाऊँ। ये तो डिसाइड कर लिया था, अब हमें टीचिंग में आना है, ये तो क्लियर हो गया था। तो फिर इसी पीरियड में क्या हो रहा था कि इधर से भोपाल से उनके जो मैनेजर थे उनका फोन आया कि सर आपने ज्वाइन नहीं किया, वी आर वेटिंग फॉर यू। तो मैंने बोला कि सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उनको मैंने ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा है तो वहाँ पे। तो उन्होंने अपने डायरेक्टर से बात करके फिर मेरे को बताया कि सर वो उन्होंने बोला है सर ने कि आपका हम पैकेज रिव्यू कर देते हैं, आप भोपाल ज्वाइन करिए। तो मेरे को उसी समय क्लियर हुआ यार, जिस सब्जेक्ट को अभी मैंने पढ़ाया नहीं है उसके बिहाफ पे मेरे को एडवांटेज मिला है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मेरे फेवर में जाएगी। सही बात है। इस मतलब इसको मैंने पॉजिटिव लिया। अब ऐसा नहीं था कि मैंने पैकेज के कारण उसको ड्रॉप किया, लेकिन मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट आपने अपनी पढ़ाने स्टार्ट किया है और वो आपको एडवांटेज अभी से दे रहा है। बिल्कुल सही बात। तो उस चीज को मैंने पॉजिटिव लिया और मैंने भोपाल ज्वाइन किया और मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर मैं वहीं से बन गया। कुछ ऐसा ही सर मेरे साथ भी हुआ था जब मैं तो बहुत सारी आज चीजें मेरे को पहली बार पता चल रही है। इतने साल आपके साथ काम किया, इतना शेयर नहीं किया होगा मैंने। हाँ बिल्कुल, आप तो मेरे अंडर में रहे हो। बिल्कुल सर। और एक बॉस और एम्प्लॉय वाली फीलिंग रही। आज तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैं कोटा के अंदर आया था इंजीनियरिंग कंप्लीट करके, और मेरे पास जब जॉब नहीं था, सत्यम वगैरह का जब घोटाला हो गया था उसी टाइम की बात है, रिसेशन। जॉब नहीं थे बिल्कुल भी। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब वो पहले से कॉलेज के मतलब क्लासेस में, बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे। तो मैंने 2-3 महीने तो वेट किया। फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसे कब तक वेट करेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाओ, कुछ ना कुछ करो चालू। उससे पूछा कि क्या पढ़ाओगे, तो मैंने उनसे एक ही चीज पूछी, आप ये बताइए कि किसके टीचर सबसे कम है, किस सब्जेक्ट के टीचर सबसे कम। तो मैं उसी में मेहनत करने की कोशिश करूंगा जब मेहनत जीरो से ही करनी है। तो फिर आप लोगों का साथ सबका मिलता चला गया, तो सब्जेक्ट में धीरे धीरे अच्छा एक सीखने को मिल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ सब्जेक्ट तो पढ़ाना चैलेंजिंग तो है ही है,
लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें टीचिंग स्कोप भी सबसे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये चैलेंजिंग तो है और इसीलिए इसमें टीचिंग स्कोप भी बढ़ने का, मतलब टीचिंग स्कोप अच्छा है। आप बिल्कुल सही बात है, सप्लाई नहीं होने की वजह से एक डिमांड फैक्टर हमेशा बना रहता है। हाँ, क्योंकि जो है इनऑर्गेनिक में जो टीचर पढ़ाने वाले आज भी कमी है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अब मैं एक स्टूडेंट्स आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा, जैसे आपने बहुत सारे हीरे तो देखे होंगे, मतलब मैं शब्द नहीं बोल सकता, आप लोगों ने बहुत सारे हीरे तो देखे होंगे, पर आज आपके सामने क्या है, एक जौहरी बैठे हुए हैं। मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, कोटा के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने वाले वीके जायसवाल सर रहे हैं, और एक जो ट्रेंड बनाया जिन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, और जो नाम आपके दिमाग में आ जाए ना, जिस भी हीरे का नाम आपके दिमाग में आ जाए, मैं आपको आज क्लियर बात बताता हूँ, ये वो कहीं ना कहीं या तो सर की क्लासेस करे हुए हैं या सर के साथ काम किए हुए हैं। जो दिमाग में आप नाम ला सकते हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, पर वाकई में सर एक जौहरी हैं जिन्होंने कई हीरे तराशे हैं सर के साथ काम करके, कईयों ने बहुत सारी चीजें सीखी है, ठीक है ना। सर के साथ सबसे बड़ी चीज है अपॉर्चुनिटी देना। एक वाक्य मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को सर के साथ का, कि मैंने नया ज्वाइन किया था वाइब्रेंट एकेडमी, और एक्चुअली जब मैंने अप्लाई किया था तो 1 साल पहले किया था 2012 के अंदर। उस टाइम आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं थी, या मैं उस कंडीशन में मतलब फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो मैं तैयार नहीं होऊंगा या तो उस पोजीशन के हिसाब से, तो उस टाइम तो मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। पर 1 साल बाद मैं भी सर को फोन करना चाहता था इनवाइट करने के लिए मेरी शादी के लिए, और उसी टाइम सर का भी फोन आया कि आओ भाई ज्वाइन करो। मिड सेशन था, नए बेचेस उस टाइम कम थे, तो अब मैंने ज्वाइन तो कर ही लिया था, 1-2 बेच थे, तो सर ने डेमो तो नहीं लिया मेरा उस टाइम के भाई कैसे कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, टेस्ट भी नहीं लिया। पर एक वाक्य जो मुझे याद है, रात को सर का मेरे पास फोन आता है कि सर का टॉप बेच जो V1 बेच था मेरे को आज भी याद है सर वो बात कि सर का जो मुझे भी याद है ना टॉप बेच था V1 बेच, जिसके अंदर रिपीटर्स, और आप समझ लीजिए कि वाइब्रेंट एकेडमी के रिपीटर्स, टॉप बेच के रिपीटर्स कैसे होंगे, मतलब वो अच्छों के कपड़े फाड़ देते हैं। कुल मिला के बात ये, उस बेच में जाना सबसे खतरनाक काम होता था, क्योंकि सर सब कुछ पहले से पढ़ा चुके होते थे, वो सर के ही पढ़े हुए बच्चे होते थे जो किसी ना किसी कारण से सेलेक्ट ना हो पाते थे। तो रात का सर को मेरे पास फोन आता है, नहीं सेलेक्ट क्या, वो रैंक को इंप्रूव करने वाले बच्चे, हाँ रैंक तो मतलब वही किसी ना किसी वजह से 2-2,500 रैंक वाला बच्चा भी रिपीट करता था, तो वो सारे मतलब एकदम एक से एक फाड़ बच्चे हुआ करते थे। तो रात को सर का फोन आता है मेरे पास कि भाई मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, आप मेरी क्लास के अंदर बैंड सूल पढ़ा देना और मेरे नोट्स देख लेना। अब मेरे पास सर के नोट्स थे, पर अब वो चीज तो बच्चे पहले पढ़ ही चुके थे। मैंने कहा अगर मैं ये चीज लेके क्लास में जाऊंगा तो मेरा तो गेम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 1.5 आवर एक टॉपिक के अंदर निकालना था। तो मैंने उस दिन रात को बैठ के, सर मेरे पास जितना मटेरियल जहां से अवेलेबल था, मैंने लगभग 72 क्वेश्चंस बेंड्स रूल के वो निकाले मैंने, मतलब बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चंस। क्लास गया और क्लास में मैंने बच्चों को सोचने का मौका नहीं दिया, मतलब कि एक बैक टू बैक क्वेश्चन। और जब बाहर निकला तो सर ऑफिस में ही बैठे हुए थे, तो मुझे लग गया, मैंने कहा ये आपकी टेस्टिंग चल रही है। तो सर ने इस तरीके से कई टीचर्स को, मुझे नहीं कई सारे टीचर्स को जो है वो निखारा है, उनको सुधारा है, उनको एक डायरेक्शन दिया है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, हम एडवांस केमिकल बॉन्डिंग के नाम से टॉपिक्स पढ़ते हैं, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, सिलिकेट, सिलिकॉन, तो ये सर के तैयार करे हुए टॉपिक है, क्योंकि हमने तो बाद में सर को फॉलो किया है। शुरुआत जो करी थी बच्चों सर ने करी थी और उसको हमने फॉलो किया है। ठीक है, सबका अपना अपना टेस्ट बन जाता है, पढ़ाने का तरीका बन जाता है, पर जो एक इनिशियल वे में जो इंडेक्स फॉर्म समझ लीजिए आप, ये एक पाथ समझ लीजिए, डायरेक्शन देने वाली बात समझ लीजिए, तो वो सर की तैयार करी हुई। मेरे ख्याल से सर शायद तक जब आपने कोटा में इनऑर्गेनिक ज्वाइन किया था तो उससे पहले कोई भी इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली तो नहीं पढ़ाता था मेरे ख्याल से। नहीं बिल्कुल नहीं था। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। कोटा में जितने भी टीचर हैं जो आज इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेरे से एसोसिएटेड जरूर रहे हैं, ये बात सही है। और मैंने क्या किया, जब मैं भोपाल वाली घटना मैंने आपको बताई, उसके बाद मैं जोधपुर आया। जोधपुर में हमारी मुलाकात एमएससी सर से हुई, हम लोग वहीं पे बड़े घनिष्ठ मित्र बने।
और MSc सर और हम लोग जो है जोधपुर में 1.5 ईयर पढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने बंसल ज्वाइन किया 2004 में। तो हम दोनों की ज्वाइनिंग साथ ही साथ थी। MSc सर ने 1 महीने पहले ज्वाइन किया था, मैंने 1 महीने बाद ज्वाइन किया था। तो हुआ क्या कि मेरा जब वहाँ पे बंसल में बंसल सर ने क्या किया, किसी का मेरे से इंटरेक्शन नहीं कराया किसी टीचर से, उन्होंने डायरेक्ट हमें क्लास में भेज दिया। जैसे आप बोल रहे हो ना, वो जैसे मैंने आपको क्लास में भेज दिया था जीवन की, ऐसे बंसल सर ने मेरे को 12th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, मतलब वो उसका सब कुछ हो चुका था। उन्होंने केवल टेस्टिंग के लिए मेरे को उस क्लास में भेज दिया, वो भी A1 A2 और A3 कंबाइंड बैच, वो हॉल में लगा दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था आपको ये क्लास लेनी है। और तो मेरे को तो इतने बच्चे पहले देखे नहीं थे भाई, कि जहाँ पढ़ाते थे पहले तो मैक्सिमम 60 की स्ट्रेंथ होती थी। अब वहाँ पे 200-250 की स्ट्रेंथ मैं देख के पहले तो घबरा गया। और तो मैंने इतने बच्चे देखे, तो मैंने टॉपिक कोऑर्डिनेशन उठाया। सब बच्चे पढ़े हुए हैं, मतलब वो सब रिवाइज भी कर चुके थे। ये मार्च की बात है जिसमें सब सिलेबस बच्चा कंप्लीट करके बैठा होता है। तो मैंने कोऑर्डिनेशन का टॉपिक उठाया और उनको कुछ क्वेश्चंस दिए। अब क्वेश्चन देने से मेरे को पता चल गया कि उनमें बच्चों को कोई डाउट ही नहीं है। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले वो आंसर आ जाते थे, इतने फास्ट बच्चे थे। तो मैंने उस समय इतने अच्छे बच्चे देखे तो मेरे को फील हुआ कि जो है इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैटर डालना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, उनको सोच के बढ़िया से प्रॉब्लम दिए। उनके आंसर तो उनको मालूम थे, लेकिन मैंने जब उनसे लॉजिक पूछा तो कहीं ना कहीं वो जो है सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो ये चीज फिर मैंने उनको धीरे धीरे उस लॉजिक को बताया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपको आंसर बिल्कुल क्लियर है, मालूम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है। थोड़ा बहुत जो इनऑर्डिंग में ज्यादा लॉजिक तो होते नहीं है, लेकिन जितने भी होते हैं मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो उससे क्या हुआ कि उन बच्चों को अच्छा लगा। और जैसे मैंने क्लास ओवर करके मैंने बाहर निकला क्लासरूम से, तो देखा बंसल सर बाहर ही खड़े थे, अपनी चेयर पे खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे और चेयर पे थे वो। तो उसके बाद मैं चला गया, मैं बाहर निकल गया, रिसेप्शन पे जाके बैठ गया। तो उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, जो भी किया। फिर शाम को मेरे पास सर का फ़ोन आया और बोला कि बच्चे आपके बारे में अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने जिस तरीके से पढ़ाया वो उनको अच्छा लगा। और वहीं से क्या हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन मैं जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को मैंने संभाला तो ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वहाँ पे कुछ मैटर नहीं था, मैटर तो था, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं था। दूसरी बात ये थी कि जो है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट कंटेंट बहुत कम था। तो उस कंटेंट को फिर मैंने ग्रेजुअली डेवलप किया। तो धीरे धीरे उसको बच्चों से इंटरेक्ट करता था, उनकी प्रॉब्लम को समझता था। फिर मैंने वो जो है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है मैं आपको बताऊं, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सीक्वेंस गड़बड़ है ना तो फिर केमिस्ट्री बच्चे को समझ में नहीं आएगी। तो उस चीज को किस फॉर्म में कौन सा टॉपिक होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, इस पे मैं बहुत वर्क करता था। और जब तक मैंने बंसल में पढ़ाया तो मेरा एक ही काम होता था, पढ़ना और पढ़ाना। मैं क्लास इतनी ज़्यादा होती थी कि उस समय मैं सिंगल टीचर था, तो सारी क्लासेस मैं लेता था। उसके बाद जाके फिर जो है उसको थ्योरी को रिव्यू करता था और फिर थ्योरी टाइप कराता था, डेवलप कराता था। तो मतलब 5 साल में ग्रेजुअली धीरे धीरे जो भी डेवलप किया मैंने अपने आप ही डेवलप किया। कुछ समय बाद सुदर्शन गुहा सर मेरे साथ आ गए थे, लेकिन वो पीरियड एंजॉय भी मैंने किया। वो पीरियड जो मैंने निकाला बच्चों के साथ वो काफ़ी मेमोरेबल है। बहुत बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, अच्छे से अच्छे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उन्होंने भी मेरे को काफ़ी निखारा, ये भी मैं कहूँगा। यही चीज़ सर, हम लोगों को भी यही चीज़ सीखने को मिली। वाइब्रेंट में जब थे तो फुल लोड रहता था, क्वेश्चन पेपर रहते थे, क्वेश्चंस बनाना, सॉल्यूशन देखना, कुछ नए फ्रेम करके लाना,
चैलेंजिंग रहता था कि बच्चों को रोकना है और वो टॉप बैच के बच्चों को रोकना है, तो उनके हिसाब से क्वेश्चन की फ्रेमिंग वगैरह, तो यही सब चीजें जो इसीलिए क्योंकि जो चीज मैं कर चुका था वही चीज मैं तुम लोगों से कराता भी था। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए कराता था क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले, कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो आप समझे। सही बात है। और सर जैसे अभी बहुत सारे नए न्यू कमर्स भी हैं, बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि हम सब डिस्कस ही कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर कोई टीचर प्रॉपर्ली बन नहीं पाता है। राइट, को अडॉप्ट करना तो अच्छी चीज़ें लेते हैं लोग, पर बहुत आगे जाने के लिए बहुत सारे उसमें प्रयास करने पड़ते हैं। तो आप अगर देखने वाले व्यूवर्स को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आज देख रहे होंगे कि जो आगे इनऑर्गेनिक में बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट को आप एक सब्जेक्ट की तरह नहीं लें, क्योंकि कोई भी एक सिंगल बुक ऐसी नहीं है जो IIT-JEE ओरिएंटेशन में कंप्लीट हो, जो कंप्लीट थ्योरी कैरी करती हो। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा। और अभी तो क्या है कि लकीली आपके पास मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस पीरियड में बहुत सारी थ्योरी बुक पढ़ी, धीरे धीरे उसको जो है अलाइन किया थ्योरी को। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो उसके लिए आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए फिजिकल भी पढ़नी पड़ेगी, ऑर्गेनिक भी पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है आपको जो है मतलब तीनों ब्रांच का एक बैलेंस नॉलेज लेके चलना पड़ेगा, तब आप लॉजिक दे पाओगे। केवल इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ने से आप सोचो कि आप पूरा लॉजिक दे पाओगे, बच्चों को सेटिस्फाई कर पाओगे, तो मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ सब्जेक्ट को, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब बच्चे के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए, और मैं तो आप बताता हूँ, ये नेचर ऐसा है, इनऑर्गेनिक बच्चे की प्रायोरिटी पे नहीं होता, स्पेशली IIT-JEE एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकल बनाओगे तभी बच्चा आपकी बात को सुनेगा। अगर आप थ्योरी के फॉर्म में झोंकते चले जाओगे तो बच्चा इस सब्जेक्ट को छोड़ देगा, मैं आपको बताऊं। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कैसा जो है वो रोचक बनाए, कैसे उसको जो है लॉजिकल बनाए। और जहां तक हो सके आप जितना पढ़ोगे तो आपके दिमाग में लॉजिक भी आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, फिर उससे निकालना पड़ता है, शॉर्टिंग करनी पड़ती है कि यार इसका लॉजिक हो सकता है, ये होता है, ये होता है। और आप अच्छे बच्चे के इंटरेक्शन में आओगे तो बच्चा वो भी तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है, तब वो आपके साथ इंटरेक्शन में आपको वो सही करेगा कि यस इसका लॉजिक ये है, क्योंकि बुक में तो वो लॉजिक नहीं मिलते, आपको पढ़ के ही निकालने पड़ेंगे। ये मैं बोलना चाहता हूँ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मतलब पहले आप सारी केमिस्ट्री पढ़े, उसके बाद में बिल्कुल आप इनऑर्गेनिक में, क्योंकि आपको इलेक्ट्रो की भी जरूरत है, थर्मोडायनेमिक्स की भी जरूरत है, थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत है आपको, रेजोनेंस की जरूरत है आपको। और जैसे कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना और डिफिकल्ट है। उसमें इतनी सारी रिएक्शंस हैं, बच्चा रिएक्शन देख के बिफर जाता है, सर इतनी रिएक्शन कैसे याद होगी। तो फिर आपने देखा होगा कि मैंने उसको जो है और सिस्टमेटिक किया। आपने देखा होगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन जो कहीं किसी बुक में चैप्टर नहीं है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया, और उस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट निकाल के उस जगह डाल दिया कि आप अगर टाइप ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप रिएक्शन भी अपने आप लिखने लगोगे। तो वो चीज फिर मैंने उस पर सोचा, धीरे धीरे वर्क किया, और वो चीज फिर निकल के आई जो आप लोगों के सामने है, जो आप देखते हो। लेकिन वो उस चीज को समझने के लिए आपको बैलेंस नॉलेज होना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री की, तीनों ब्रांच में। बिल्कुल सही बात है। तो सर अपार्ट ऑफ टीचिंग, मतलब आप जैसे अभी तो फिर भी कोरोना चल रहा है तो अभी तो टाइम स्पेंड करने का थोड़ा तरीका अलग हो गया होगा, फिर भी आप मतलब अपने आप को कैसे दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग के अलावा अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए? अभी तो मैं पेंडेमिक टाइम में जो है क्लास तो ले ही रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन उतनी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ जितनी लेता था पहले। तो जो बचे हुए टाइम में अभी मैं एक बुक पे ही काम कर रहा हूँ। अभी जल्दी आपको एक बुक भी हमारी नई और मिलेगी, तो इस टाइम को मैंने जो है बुक पे जो है काम किया है, और जल्दी वो पब्लिशिंग हाउस में है, आपको वो आपके हाथों में मिलेगी। तो सर इस बार थ्योरी बुक आ रही है मतलब? थोड़ा मिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, उसको डिस्क्लोज मैं बाद में करूंगा। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल जरूर से इंतजार रहेगा उस बुक का सर। हाँ ठीक है।
हमेशा से ही एक अच्छे कंटेंट हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, उसका कंटेंट आपको जो है और हमने अपडेट करने की कोशिश की है। ये तो बहुत ही अच्छी ठीक चीज है सर। है। इसके अलावा हाँ, आपकी और क्या? इवन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, उसमें नीट एस्पिरेंट्स को भी फायदा होगा। ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो बच्चों के लिए जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी कम प्रॉब्लम बुक, जो मुझे लगता है सर की बातों से वो आने वाली है, ठीक है। पूरी बात तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है फिर भी, पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बुक आने वाली है, तो अच्छी चीज है। आप लोगों को जो रेफरेंस चाहिए होता है, तो एक ऑथेंटिक ऑथर की पहले से जो बुक है, वो एक और बुक आप लोगों को अवेलेबल होगी। ये तो सभी के लिए अच्छी चीज है सर। इसके अलावा जैसे आप बच्चे जानना चाहते हैं सर, पढ़ाई तो ठीक है, से इंटरेक्शन होगा ही सही। अनअकैडमी से आप लोग जुड़ चुके हैं और सबका ही भला होने वाला है। मतलब मेरे ख्याल से हम लोग वापस से एक साथ में काम करेंगे, वापस से अच्छा सीखने को मिलेगा। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको इधर उधर, मतलब अभी इस माहौल में घर बैठे डायरेक्टर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, HOD से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक प्रोड्यूस करे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में एक नहीं, ये तो मैं कहूंगा ये बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारे बच्चे वाइब्रेंट एकेडमी में आके भी हमसे नहीं पढ़ पाते थे, है ना। तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो हमारी क्लासेस को लाइव पढ़ सकते हैं। तो सर आपके बैचेस कब से लॉन्च होने वाले हैं? बैच होंगे हमारे 20 नवंबर से बैच की लॉन्चिंग हो जाएगी। टाइम वगैरह वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन 20 नवंबर से हमारा बैच लॉन्च होगा। हम सातों भाइयों का बैच आएगा और हम सातों भाई एक साथ पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो सातों अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं, जाने जाते हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। चलिए, तो बच्चों आप लोगों का जल्दी इंतजार खत्म होने वाला है। तो वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर्स की क्लासेस जो है वो जल्दी चालू होने वाली है। 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर 11th और 12th दोनों के बैचेस होंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सातों डायरेक्टर्स पढ़ाने वाले हैं बच्चों। और सर इसके अलावा अभी जैसे इसके पहले आपकी कोई क्लासेस बच्चों के साथ इंटरेक्शन होने वाला है, कोई स्पेशल क्लास? अभी हमारी कोई स्पेशल क्लास आएगी अभी कुछ ही समय में, आपको उसको भी पता चलेगा, नोटिफिकेशन उसका भी आएगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और अभी हम जल्दी स्पेशल क्लास भी आपकी लेने वाले हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों आपको जल्दी सर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो प्लस वाले स्टूडेंट है वो तो खैर स्पेशल क्लास प्लस कोर्सेज ज्वाइन करेंगे ही सही सर के, और इसके अलावा नॉन प्लस स्टूडेंट्स भी सर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सर बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन ना, खैर बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, अंत नहीं है। ये तो आपसे सीखने को हमेशा मिलता ही रहता है। बातें आज बहुत सारी अच्छी पुरानी नई बातें पता चली है। सर बच्चों के बारे में एक एडवाइस आप जो देना चाहें, फिर बाकी तो क्लासेस में चलता ही रहेगा मोटिवेशनल प्रोग्राम। तो बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगा, आप पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर फिजिकल फिटनेस नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर कर लिया करें। मेडिटेशन करने से होता क्या है कि आपको अपने बारे में जो गलतफहमी होती है वो नहीं रहती। वैसे क्या होता है, आप बाहर के लोगों द्वारा अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानते हो, गुण और गुण, लेकिन अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने को वाकई वास्तविक तरीके से जानते हो। क्योंकि आपको मेडिटेशन से होता क्या है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ भी पता चलती है और आपको अपनी वीकनेसेस भी पता चलती है, अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो उससे होता क्या है कि आपको अपना इंटरेस्ट भी पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। और अपने इंटरेस्ट को चूज करते हुए आप कैरियर को चूज करें तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि वो 3 इडियट्स की जो लाइन है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल रहा हूं, ठीक है। डोंट फॉलो अदर्स, फॉलो योर इंटरेस्ट, वन डे डेफिनेटली सक्सेस विल फॉलो यू। हेलो सो मच सर। तो बहुत ही अच्छा मैसेज बच्चों को गया है। बच्चों ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में सर के साथ सीखने को मिलेगी, तो बने रहिए और ज्वाइन करिए जल्दी से अनअकैडमी प्लस जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है।
और एक हाँ चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों कभी संघर्ष से मत घबराओ। देखो लाइफ है तो संघर्ष है, और संघर्ष से ही जीवन सुखमय होता है, आनंद आता है जीवन में। और अगर संघर्ष को थोड़ा सा आप संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो उसके साथ क्या लिखा है, संघ प्लस हर्ष, मतलब संघर्ष में ही हर्ष है, उसी में खुशी है, उसी में जीवन का आनंद है। तो इसलिए जहाँ संघर्ष है वहीं खुशी है, वहीं आनंद है। तो लाइफ को एंजॉय करिए, संघर्ष करते रहिए। आज पढ़ाई का है, कल जॉब का होगा, और भी होंगे, तुमसे घबराना नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छा रहा सर, और जल्दी ही मिलते हैं क्लासेस के अंदर, और ऐसे और भी इंटरेक्शंस होते रहेंगे बच्चों। तो बने रहिए। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी एक्सेलरेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए अनअकैडमी एंड अनअकैडमी एक्सेलरेट, जिससे कि आपको लगातार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आगे आने वाले समय में बैचेस कब आने वाले हैं, ठीक है ना, कौन से कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज कब आने वाली है दोस्तों। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अनअकैडमी जो है वो घर बैठे आपको लाइव क्लासेस के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है बहुत ही कम फीस में। साथ के साथ बच्चों आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो क्लासेस हो चुकी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के बहुत सारे फीचर्स है, ज्वाइन करने पर जरूर से आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए और बहुत सारी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच टू यू। थैंक यू।